हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी सारे अपडेट आते रहते हैं। ज़्यादातर तो इसके जितने भी अपडेट्स रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं और बीच बीच में एक दो पॉजिटिव अपडेट आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके शेयर्स में उछाल आता है। और क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम है, अराउंड 600 रुपीज़ के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसके अंदर इन्वेस्ट करने से उनका कैपिटल ग्रो होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी स्टॉक की सच्चाई बताना चाहता हूँ, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया का मेन जो प्रॉब्लम है वो इसके ड्यूज़ है, एजीआर ड्यूज़ है, प्लस उसकी लाइसेंस फ़ीस है और उसका हाई डेप्ट है। तो जिसकी वजह से वोडाफोन का कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद वोडाफोन अपने कंपनी को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी सारा डेप्ट पे करना है, एजीआर ड्यूज़ पे करना है और इसको इंटरेस्ट रेट भी पे करना है, जिसकी वजह से इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और लेंडर्स की तरफ से। और खुद प्रमोटर अगर ऐसा बोलता है कि हम अपने स्टेक्स फ्री में देने को तैयार है, जो कोई भी यानी कि वोडाफोन आइडिया की हेल्प करेगा, हम उसको ये कंपनी चलाने के लिए देंगे और अपने स्टेक फ्री में देंगे। ये स्टेटमेंट कुमार मंगलम का है, जो कि बिरला के सीईओ है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगर प्रमोटर खुद यानी कि अपनी कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो इन्वेस्टर को किस तरीके से वो अट्रैक्ट करेंगे, ये पहला सवाल था। और दूसरी बात अगर हम करें तो जो वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है, तो इन्होंने भी कि कुछ भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से इस स्टॉक के अंदर मना किया हुआ है कि हम इस कंपनी के अंदर कुछ भी है ना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो वोडाफोन के पास में ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। पहला चॉइस तो ये रहेगा कि वो अपने टैरिफ को हाइक करे। अगर हम इसकी टैरिफ की बात करें तो टैरिफ को हाइक करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपने जो लो टैरिफ है वापस इसको रिव्यू करो। और अभी फ़िलहाल यानी कि इसके ऊपर कुछ यानी कि अपडेट नहीं आई है। और सेकेंडली गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम इसके ऊपर एक फ्लोर प्लान बनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरीके से टैरिफ कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर टैरिफ हाइक नहीं होता है या तो उसके लेंडर उसका साथ नहीं देते हैं, तो इस कंपनी को चलाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके ऊपर देखेंगे तो 1,75,000 के करीब करोड़ के करीब इसका डेप्ट है, कर्जा है और लाइबिलिटी बनती है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इस कंपनी को बहुत मुश्किल है चलाना। तो दोस्तों, हम पहला तो ये है ना इसका ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर दूसरे एमटीएनएल के साथ में और बीएसएनएल के साथ में अगर गवर्नमेंट इनकी तरफ हाथ अपना बढ़ाती है तो इसको सर्वाइव करने का एक मौका मिलेगा। तो यही एक मर्जर की एक न्यूज़ है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में शेयर करूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताऊँ। तो पहले हम बढ़ते हैं वो न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मर्जर बिटवीन वी एंड बीएसएनएल एंड एमटीएनएल लुक गुड। ये तो अच्छी बात होगी अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनी एक साथ जुड़ जाए, तो ये काफ़ी है ना राहत वाली बात होगी, सब में ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के लिए और प्लस बीएसएनएल के लिए भी और एमटीएनएल के लिए भी, जो कि कहीं ना कहीं अभी इस है ना कगार पे है कि तीनों कंपनी को बंद करने में ही यानी कि भलाई है। इस तरीके से इनके खुद प्रमोटर बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर मर्जर होगा तो डेफिनेटली तीनों को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये अभी देखना है कि ये मर्जर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये सोर्स के थ्रू अपडेट्स आती है तो हमको पता चलता है कि इस तरीके से कुछ यानी कि आगे का रोल प्लान किया जा रहा है या रोड मैप बनाया जा रहा है, लेकिन इसको होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। और इसके दौरान हम देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ आती रहती है, जैसे कि अभी वोडाफोन आइडिया ने अपने पेमेंट एजीआर के जो ड्यूज़ थे वो लेट पे किए हैं, तो इसको लेके भी एक अपडेट आती है। तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड अपडेट क्या है इसका। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं सीधा दूसरे अपडेट की तरफ। और दूसरे अपडेट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये डॉट की तरफ से आ रही है, डॉट इन प्रोसेस ऑफ इशूइंग शो कॉज नोटिस टू वोडाफोन आइडिया फॉर डिलेइंग द पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस।
तो अगेन ये डिफ़ॉल्ट की है ना रूप में दिख रहा है कि वोडाफ़ोन आइडिया वापस से अपना जो लाइसेंस फ़ीस है या ड्यूज़ है वो टाइमली पे नहीं कर पा रहा है। और ये जो ड्यूज़ है उसको क्वार्टरली पे करना है पहला चीज़। सेकेंडली उसको 10 साल तक के पे करना है। तो 10 साल तक के उसका कुछ 98,000 करोड़ के करीब एजिया ड्यूज़ है जो कि उसको टाइमली पे करना है। और ये उसकी फ़र्स्ट पेमेंट थी। अगर वो फ़र्स्ट पेमेंट में इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा तो किस तरीके से आगे अपना पेमेंट कर पाएगा। और दूसरा हम सीधा अभी इसकी बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी लायबिलिटी कितनी है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं वोडाफ़ोन आइडिया की बैलेंस शीट के ऊपर और इसके अंदर लास्ट 5 ईयर का डेटा हम देखेंगे 2017, 18, 19, 20 और 21 का। तो अगर हम पूरे 12 महीने की बात करेंगे तो टोटल यानी कि इसका रिज़र्व एंड सरप्लसेस की बात करेंगे तो 2017 में इसका प्लस में था 201184। 18 की बात करें तो 26,161 था। और वहीं अगर हम 19 की बात करें तो 54,702 में था। और अभी 20 और 21 की बात करें तो 19,799 और अभी बढ़ के हो गया है 66,044 के रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग फ़ंड की बात करें तो शेयर होल्डिंग फ़ंड के अंदर भी हम देखेंगे लास्ट 4 ईयर में तो प्लस में ही था और अभी लास्ट 21 में की बात करें तो -37,707 है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी इतना भारी कर्जा इस कंपनी के ऊपर है। टोटल 51,637 है, फिर बाद में 56,000 है, फिर बाद में 1,04,000, फिर 96,000, फिर 1,57,000 के इसके लॉन्ग टर्म के डेप्ट है, बोरोइंग है। और वहीं अगर लाइबिलिटी की बात करेंगे तो लाइबिलिटी भी इसकी अभी की फ़िलहाल 17,525 है। वहीं अगर हम 2017 की बात करें तो जब भी 1494 थी। और टोटल यानी कि इसकी है ना लाइबिलिटी की बात करें तो 2017 के अंदर थी 55,142, फिर बाद में 60,000, फिर 1,15,000, फिर 1,24,000, 1,24,000, फिर 1,74,000। मतलब ईयर ऑन ईयर हम देखें कि इसकी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है और एसेट्स के अंदर कुछ यानी कि सुधार नहीं आ रहा है। एडजस्टेड यानी कि एसेट्स के अंदर हम देखें कि उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ है और बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश की गई है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो इसकी लाइबिलिटी बनते आ रही है 1,74,966, अराउंड 1,75,000 के करीब करोड़ में है। ये जितने भी फिगर है करोड़ में है, तो 1,75,000 करोड़ इनके ऊपर डेप्ट है जो कि इनको पे करना है। वहीं दोस्तों अगर हम मोटा माटी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक साल के अंदर इसको कितना यानी कि टोटल डेप्ट पे करना है, तो हम देखेंगे इसको अगर 1,75,000 का इसका टोटल डेप्ट है, इसको डिवाइड किए बाय 10 से तो टोटल 17,500 के करीब जो है 17,500 ये इसका डेप्ट पर ईयर है जो पे करना है 1 ईयर। इस तरीके से 17,500 को पे करना है पिछले 10 सालों के लिए। ठीक है, अगर जितना भी यानी कि उसका रेवेन्यू जनरेट होता है इसमें से उसको कम से कम 17,500 रुपीज़ का अमाउंट हर साल में उसको निकाल के रखना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो कहीं ना कहीं जाके सर्वाइव कर सकता है और अपने सारे ड्यूज़ पे कर सकता है। तो चलिए अभी हम इसका P&L देखते हैं कि ये कैपेबल है कि एक साल में 17,500 करोड़ रुपीज़ साइड में हटा के रखने के लिए, प्रोविजनिंग करने के लिए और अपने जितना भी रेवेन्यू है, अपने जितने भी ऑपरेशन है उसको चलाने के बाद में इतना सेव कर सकता है कि हम वो देखेंगे। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसके अंदर खाली 2 ही चीज़ देखेंगे। एक तो पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा टोटल एक्सपेंसेस, ताकि हमको मोटा माटी पता चले कि कितना यानी कि ये सक्षम है अपनी पेमेंट को करने के लिए। तो दोस्तों अगर हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका देखेंगे तो 2017 में 35,000 था, सीधा राउंड फिगर में ले रहा हूँ, फिर बाद में 27,800 मतलब 28 पकड़ लीजिए, फिर 36,800, फिर बाद में 44,715 और अभी का रेवेन्यू का देखेंगे तो 41,672 है। ये इसके टोटल रेवेन्यू है। और वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें
तो इसके टोटल एक्सपेंसेस अराउंड 36,894, फिर 35,395, फिर 56,861 और 69,333, फिर 66,142। ये इसके टोटल यानी कि रेवेन्यू है। कंपनी ऑलरेडी यानी कि लॉस के अंदर है, 24,000 है, और जबकि कंपनी को पर ईयर इतना एक्स्ट्रा निकाल के रखना है 7,500 करोड़ CR इन अ ईयर। तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ एक और एक मैं बता दूं कि इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसके अंदर 75% जो थे शेयर प्रमोटर होल्डिंग थे, और रेस्ट ऑफ द जो शेयर्स थे वो पब्लिक होल्डिंग थी। लेकिन हम वहीं देखेंगे तो प्रमोटर की भी होल्डिंग इस शेयर्स के अंदर कम हुई है, 75 से अभी 72 हो गई है। तो प्रमोटर खुद अपना शेयर इसमें से बेच के निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को लेके काफ़ी अलर्ट रहो। आप पे ना इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए बाय कीजिए, ज़्यादा नहीं, खाली 10 स्टॉक या 5 स्टॉक बाय करके खाली मॉनिटर कीजिए कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ताकि ये आपकी लर्निंग में एक नई चीज़ यानी कि नवा एक्सपीरियंस ऐड करेगा और आपको दूसरे स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।